डोरबेल की आवाज सुनकर साहिल अपनी पत्नी से बोला, देखो कौन है। पत्नी गेट पर गई और होल से आंख सटा कर देखा, फिर बिना गेट खोले ही वापस आ गई। आकर पति से बोली, तुम्हारी माँ है और साथ में तुम्हारी दादी को भी यही ले आई है। साहिल बोला, दादी को क्यों ले आई? वो तो गांव में चाचा जी के पास रह रही थी ना। पत्नी बोली, बुढ़िया सठिया गई है, खुद के रहने का ठिकाना नहीं है और साथ में शमशान में पैर फैलाए बैठी अपनी सास को भी यहीं ले आई है। डोरबेल अभी भी बज रही थी। आवाज सुनकर साहिल का बड़ा भाई राघव भी आ गया। बोला, डोरबेल बज रही है, तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा क्या? साहिल बोला, भैया माँ गांव से लौट आई है, साथ में दादी भी है, अब तो उनके लिए 2 कमरे खाली करने पड़ेंगे। राघव बोला, दोनों एक कमरे में रह लेंगे, तेरे पास जो स्टोर रूम है वो दे देना। साहिल बोला, स्टोर रूम में 2 खाट नहीं आएंगी, माँ का कमरा आपके हिस्से में आया है, आप वही कमरा उन्हें लौटा दो, माँ के मरने के बाद उससे वापस ले लेना। डोरबेल अब भी बजती जा रही थी। राघव बोला, तू क्या चाहता है, दोनों का खर्चा मैं अकेला उठाऊं? शोर सुनकर राघव की पत्नी भी वहां आ गई थी। बोली, कब से डोरबेल बज रही है, कौन है बाहर, कोई भिखारी है क्या? आप लोग खोल क्यों नहीं रहे? राघव अपनी पत्नी से बोला, जा गेट खोल दे, बाहर तुम्हारी सास और दादी सास खड़ी हैं। बड़ी बहू ने गेट खोला तो सुशीला देवी अपनी सास के साथ खड़ी थी। बोली, बहू गेट खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? कब से घंटी बजाए जा रही हूँ। बड़ी बहू बोली, खाना खाने के बाद आंख लग गई थी माँ जी। सुशीला देवी जब सास के साथ अंदर आई तो देखा दोनों बेटे हॉल में बैठे हैं, छोटी बहू भी उनके पास खड़ी है। सुशीला देवी को माजरा समझ में नहीं आया। पहले उसने अपनी सास को अपने कमरे में छोड़ा, फिर वापस आकर बोली, तुम सब यही हॉल में बैठे थे तो फिर गेट क्यों नहीं खोला? छोटी बहू बोली, गेट कैसे खोलते माँ जी, आपने तो हमें टेंशन में ला दिया। घर में वैसे ही कमरों की कमी है और आप दादी जी को भी साथ ले आई। सुशीला देवी बोली, कमरों की कमी कहाँ है बहू, घर में 6 कमरे हैं, एक में तुम रहती हो और दूसरे में बड़ी बहू रहती है, एक कमरे में तुम दोनों के बच्चे रह रहे हैं, एक गेस्ट रूम के काम आता है, बाकी 2 कमरे तो खाली है ना। वैसे भी माँ जी को मैं अपने कमरे में ही रखूंगी, इसलिए एक कमरा तो फिर भी शेष है, रह गया। राघव बोला, वो बात ये है माँ, हमने घर का बंटवारा कर लिया है। सुशीला देवी बोली, तुम्हारे बाप को गुजरे 2 महीने भी नहीं हुए और तुमने घर बांट लिया? खैर बांट लिया ठीक है, आदमी तो हम उतने ही हैं, कमरे कम कैसे पड़ेंगे? सुधीर बोला, दोनों के हिस्से में 3-3 कमरे आए हैं माँ, एक हम पति पत्नी को चाहिए, एक मेरे बच्चों को चाहिए और एक कमरा मुझे गेस्ट रूम के लिए चाहिए। सुशीला देवी बोली, ऐसा करो बेटा, दोनों भाई गेस्ट रूम में एक ही रख लो, तुम्हारी पत्नियां भी आपस में बहनें हैं, इसलिए दोनों के गेस्ट भी सेम है, तो गेस्ट रूम की क्या जरूरत है? राघव बोला, माँ आप स्टोर रूम में रह लो, वहाँ जमीन पर गद्दे बिछा देंगे। माँ बोली, स्टोर रूम बहुत छोटा है बेटा और ना उसमें कोई खिड़की है, घुटन हो जाएगी, अपने कमरे में ही रहूंगी। फिर सुशीला देवी अपने कमरे में आ गई। सास का बड़ा बेटा यानी सुशीला का पति चल बसा था। बेटी के निधन से दुखी होकर सास बीमार पड़ गई थी। सुशीला देवी अपनी सास को बहुत चाहती थी, इसलिए सास की देखभाल करने के लिए ही गांव गई थी। 1 महीने बाद वापस आई तो सास को भी अपने साथ ले आई थी, क्योंकि उसे अपनी देवरानी पर भी पूरा भरोसा नहीं था कि वह सास की ढंग से देखभाल कर लेगी। मगर घर का वातावरण देखकर वह डर गई थी। आज पहली बार उसे
खुद के बेटे पराये से लग रहे थे। सुशीला देवी ने अपना कमरा देखा। अभी तक उसका सामान वैसे का वैसा रखा हुआ था। दीवार पर पति की फोटो अब भी लगी हुई थी। फोटो मुस्कुरा रही थी। वह फोटो के सामने खड़ी होकर धीरे से बुदबुदाई, आज तो आपके बेटे मुझे अजनबी से लग रहे हैं जी। ऐसे लग रहा है जैसे किसी पराये घर में आ गई हूँ। रात को लेट तक सुशीला देवी खाने का इंतजार करती रही, मगर 9 बजे तक खाना नहीं आया। वह उठकर रसोई में गई तो देखा दोनों बहुओं ने रसोई को भी 2 हिस्सों में बांट लिया था। 2 गेट निकाल लिए थे। सुशीला देवी बोली, बहू अभी तक मेरे कमरे में खाना नहीं भिजवाया और मेरी सास के लिए मैंने खिचड़ी बनाने के लिए भी आवाज लगाई थी। खिचड़ी बनाई क्या? छोटी बहू बोली, माँ जी मेरा 6ठा महीना चल रहा है, रोटियां बनानी ही मुश्किल है, आप दीदी से पूछो। खिचड़ी बनाई क्या? बड़ी बहू बोली, खिचड़ी तो मैंने भी नहीं बनाई, आप खुद ही बना लो। आप ही उस हड्डियों के ढांचे को यहाँ उठा कर लाई हैं। सुशीला देवी को गुस्सा आ गया। बोली, जुबान संभाल कर बात कर बड़ी बहू, वो मेरी सास है, मेरी माँ से भी बढ़कर। उसके लिए कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बड़ी बहू बोली, उस बूढ़ी के बारे में कुछ बोलूंगी तो क्या कर लेंगी आप? यहाँ आपकी रोटियां का ही ठिकाना नहीं है और आप एक बोझ और उठा लाई। आंखें मत दिखाओ माँ जी, अब आपके दिन गए। कहती हुई बड़ी बहू रसोई को कुंडा लगाकर अपने कमरे में चली गई। फिर छोटी बहू ने भी वही किया जो बड़ी बहू ने किया। उसने भी अपनी रसोई को कुंडा लगाया और वह भी अपने कमरे में चली गई। ये सब देखकर सुशीला देवी के पैरों में जान ही नहीं रही। वह वही आंगन में बैठ गई। आंखों में आंसू झिलमिला आए थे। वह वापस अपने कमरे में गई। फिर गांव से जो टिफिन बनाकर लाई थी उसे खोला। अभी रोटियां और सब्जी खाने के लायक थी। सुशीला देवी बाहर गई। घर के सामने दुकान थी, वहाँ से 2 थैली दही की लाई, खरीदी। फिर वापस आकर दही में रोटी चूर कर सास को चम्मच से खिलाने लगी। पहला निवाला मुंह में जाते ही सास ने कहा, दोनों बेटे और बहू हाथ से निकल गए। सुशीला सास को 90 साल हो गए थे दुनिया देखते हुए। उसने अनुभव से ही जान लिया था कि मामला खराब है। सुशीला देवी बोली, ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, आप बेवजह शक कर रही हो। सास बोली, बेटा जब उन्होंने हमें गेट पर इतनी देर खड़े रखा मैं तभी समझ गई थी। फिर अंदर आई तो मेरे दोनों पोतों ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, जिनका पूरा बचपन मेरी गोद में गुजरा था। वे मुझे पहचान ही नहीं रहे थे। मैं तभी समझ गई थी कि ये पराये हो गए हैं। मुझे सुबह वापस गांव ले चल बेटा, शहर की आबो हवा ठीक नहीं है। सुशीला देवी की आंख भर आई। बोली, पता नहीं मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई माँ जी। सास बोली, कमी तेरी परवरिश में नहीं है बहू, कमी शहर की हवा में है। तू मन खराब मत कर, तू तो बहुत अच्छी है रे। कहते हुए सास बहू के सर पर हाथ फेरने लगी। थोड़ा अपनापन मिला तो सुशीला देवी की आंखों से टपक टपक आंसू बहने लगे। रात को आकर बेटों ने यह भी नहीं पूछा कि माँ तुमने खाना खाया या नहीं। सुबह चाय बनी तब भी उन्हें माँ और दादी की याद नहीं आई। सुबह 8 बजे के आसपास बड़ी बहू आकर बोली, माँ जी घर के बाहर ऑटो खड़ा है, आपके बेटे आपको वापस गांव भेजना चाहते हैं, इसलिए अपना सामान उठाइए और यहाँ से चलती बनिए। सुशीला देवी कुछ न बोली। शायद उसे पहले से ही आभास था कि ऐसे ही कुछ होगा। वह बाहर आकर
देखकर बेटों से बोली, गांव में मेरे रहने खाने का खर्चा कौन देगा, यह भी बता दो। बड़ा बेटा बोला, माँ आपके खाते में अभी भी 3 लाख रुपए पड़े हैं। माँ आपको खर्च की क्या आवश्यकता है? इस घर में आप हमेशा हुक्म चलाते रहे हैं, मगर अब आपकी बहुओं को अच्छा नहीं लगता। आप यहाँ रहेंगे तो बेवजह कलह होगी। गांव में हमारे 4 कमरे हैं, वहाँ आराम से अपना बुढ़ापा काटो। सुशीला देवी बोली, अब ये घर छोड़कर मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। अगर कोई यहाँ से जाएगा तो वो तुम लोग जाओगे। तुम क्या समझते हो ये घर तुम्हारे पिता के नाम है? जब उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा था वे तभी समझ गए थे। मुझसे बोले थे, सुशीला औलाद हाथ से निकल चुकी है, अब मेरा कोई भरोसा नहीं है। कब बुलावा आ जाए इसलिए ये घर में तेरे नाम करवा रहा हूँ, ताकि भविष्य में तेरे साथ कुछ गलत ना हो। फिर सुशीला देवी हाथ में ले रखे फोन को दिखाते हुए बोली, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वे अभी आते ही होंगे। तुम लोग अभी से घर खाली करने की तैयारी में लग जाओ। इतना सुनते ही दोनों बेटे और बहुओं की हालत खराब हो गई। छोटी बहू हाथ जोड़ते हुए बोली, माँ जी मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस हालत में हमें घर से बाहर मत निकालो, कुछ तो दया करो। दोनों बेटे भी गिड़गिड़ाने लगे, बोले ऐसा मत करो माँ, हम बर्बाद हो जाएंगे। सुशीला देवी बोली, जब तुम्हें हम बुढ़ियों पर रहम नहीं आ रहा था तो मैं तुम लोगों पर क्यों रहम करूँ? तुम लोगों में दया और संवेदना नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। तुम्हारे दिलों में जहर भर गया है। अगर तुम लोगों को यहाँ रख लिया तो वो जहर तुम लोग मुझे पिला दोगे और डॉक्टरी मुआयना भी नहीं होने दोगे मेरा। फिर बेटों ने आनन फानन में शहर में कोई घर किराए पर लिया और घर खाली कर गए। अब सुशीला देवी उस घर में अपनी सास के साथ रह रही हैं। क्या सुशीला देवी जी ने सही किया या नहीं? तो दोस्तों आपकी क्या राय इस कहानी के बारे में कमेंट में जरूर बताएं। और अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।